मेरा नाम समीरा है। मेरी उम्र इस वक्त 25 साल है। मैं पेशावर की एक पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा कद 4 फुट 10 इंच है और रंगत दूध की तरह गोरी है और मैं अभी भी काफ़ी परकशिश जिस्म की मालिक हूँ। मेरी शादी 19 साल की उम्र में अपनी फूफो के बेटे आसिफ से हो गई, जो सरकारी मुलाजिम है, लेकिन ये मिडिल क्लास फैमिली है, इसलिए शादी के बाद मेरे वालिद के घर वालों के मज़े ख़त्म हो गए। ना मैं यहाँ अपनी मर्जी के मुताबिक पैंट शर्ट पहन सकती हूँ और ना मेरे शौहर की कोई गाड़ी है कि मैं अपनी ड्राइविंग का शौक पूरा कर सकूं। शादी के 1 साल के बाद ही मेरी सास की बातें शुरू हो गईं कि लड़की हमें संभाल नहीं सकती, और शादी के 1 साल बाद ही आसिफ मुझसे हफ्ते में 1 बार ही मिलता था। 3 महीने ऐसे ही गुजर गए। उसके बाद आसिफ हमारे पास आने से भी कतराने लगा और मैं उसी वजह से परेशान रहने लगी। अगले 2 सालों में मेरी सास और मेरी नंदों की तंज़ो तनकीद ने मुझे बगावत पर मजबूर कर दिया था, तो मैंने आसिफ से शिकायत शुरू कर दी और फिर उसे अपना आखिरी फैसला बता दिया कि अगर मुझे रखना है तो अलग घर में रखो, वरना मुझे तलाक दे दो। इस पर आसिफ काफ़ी परेशान हो गया और चंद दिनों बाद ही वो आकर कहने लगा कि मैंने एक NGO में तुम्हारी बात कर दी है। वो NGO डेरा इस्माइल खान के सैलाब ज़दा इलाकों में काम कर रही है। अब तुम बस 3 महीने वहां लगा दो ताकि मैं सारा निज़ाम सेट कर सकूं और अपने अलग घर का भी इंतज़ाम कर सकूं। मैं शादी से पहले एक NGO में कुछ काम कर चुकी थी, तो अगले 3 दिन बाद यानी 6 सितंबर 2022 को पेशावर से डेरा इस्माइल खान जा रही थी। मुझे आज़ादी के माहौल में आने का मौका मिल गया था, वरना तो इस घर में शक की फ़ज़ा की वजह से मेरी सांसें तंग होने लगी थीं। यहाँ आते हुए मैं अपने साथ अपनी पसंदीदा लिबास पैंट शर्ट लेकर आई थी और दफ्तर ज्वाइन करने के पहले दिन ही जीन्स और शर्ट पहने हुए आई। दफ्तर के 45 साला सर मेरे दीवाने हो गए और अगले 2 दिनों में उन्होंने कहा कि आपके लिए हेड ऑफिस को गाड़ी का बोल दिया है, जो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। सैलाब ज़दा इलाकों के सर्वे के लिए जाते तो सर मुझे अपनी गाड़ी में ले जाते। मेरी शादी को इस वक्त 3 साल हो चुके थे और मैं इस वक्त 22 साल की थी। मैंने दफ्तर के एक लड़के काशिफ से थोड़ी बातचीत शुरू कर दी थी। काशिफ की कद 6 फुट से ज्यादा थी और काफी खूबसूरत था। यहाँ आकर मुझे 15 दिन हो गए थे। अपने ऑफिस में जाकर गाड़ी की चाबी दी और साथ में मुझे आज रात शहर के एक मशहूर होटल में खाने की दावत दी, तो मैंने दिल से सर को ओके कर दिया। आज मुझे एक गांव की औरतों की मुकम्मल लिस्ट और डेटा जमा करना था और गांव जाकर एक औरत से सबकी ID कार्ड लेने थे। पहले तो सर ने कहा कि आप और मैं दोनों साथ चलेंगे, थोड़ी बहुत बातचीत भी होती रहेगी। फिर जब मैं गाड़ी निकालने लगा तो सर का घर से फ़ोन आया कि उनके बेटे का हादसा हो गया है, तो सर मुझे ये कहकर चले गए कि ऑफिस से किसी लड़की को साथ ले जाना। जब मैंने एक लड़की को साथ चलने को कहा तो वो मन मनाते हुए चली गई। साहिब, मेरी महरो मोहब्बत किसी लड़की को पसंद नहीं आती थी। मैंने अपनी गाड़ी लेकर अपने क्वार्टर में आ गई। यहाँ एक खाला मेरे साथ रहती थी। मैं क्वार्टर में आकर शावर लिया और ब्लैक जीन्स के साथ आधी आस्तीन वाली पिंक टी-शर्ट पहनी, चश्मा लगाया और गाड़ी लेकर निकल गई। यहाँ किसी को मालूम नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ, बल्कि काशिफ के अंदाज से लगता था कि वो मुझसे शादी का सोच रहा है, और मैंने भी किसी को बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि मैं शादीशुदा हूँ। वैसे भी ये नाम की शादी थी। मैं अपने क्वार्टर से 3 बजे निकली थी और जिस गांव जाना था वो शहर डेरा इस्माइल खान से 35 किलोमीटर दूर था, जिसमें 24 किलोमीटर पक्की सड़क थी और बाकी 11 किलोमीटर कच्ची और गंदी थी। खास तौर पर सैलाब के बाद वहां खाइयां बन गई थी। मैं अभी रास्ते में ही थी कि सर की कॉल आई। उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि क्वार्टर वाली खाला को ले जा रही हो। इस पर वो मुतमईन हो गए। अगर मैं कहती कि अकेली जा रही हूं तो शायद वो वापस बुला लेते। फिर उन्होंने कहा कि बच्चे के साथ अस्पताल में हूं, इसलिए आज के खाने का प्रोग्राम बसंती को कैंसिल करते हैं और कल शाम को दरिया की तरफ बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे।
तो मैंने उसे ओके कह दिया। मैं 5 बजे गांव पहुंच गई। मौसम काफी गर्म और हवस भरा था और काम खत्म करते करते शाम हो गई। जब मैं वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठी तो इतना अंधेरा हो चुका था कि मुझे गाड़ी की लाइट्स जलानी पड़ी। मैंने एक मजेदार गाना लगाया और उस कच्चे रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता मेन रोड की तरफ चल पड़ी। मैंने मेन रोड तक का तकरीबन आधा रास्ता तय कर लिया था कि अचानक गाड़ी बंद हो गई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। यहाँ मोबाइल सर्विस दस्तयाब नहीं होती थी जब तक कि मैं मेन रोड तक पहुंच जाती। मुझे गाड़ी चलाने के अलावा इसकी और कोई समझबूझ नहीं थी। फिर भी मैं बंद खोलकर उसे देखती रही, बैटरी के टर्मिनल्स भी चेक किए और एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। मैं बाहर निकलकर इधर इधर देखने लगी, लेकिन कहीं से ना तो कोई रोशनी नजर आती थी और ना कोई आवाज। हर तरफ मुकम्मल सुकूत और अंधेरा छाया हुआ था। गाड़ी की डम लाइट्स जल रही थी और मैं उनके सामने गाड़ी से तकरीबन 10 फीट के फासले पर खड़ी होकर सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी दौरान करीब की झाड़ियों से किसी जानवर की खौफनाक और गहरी आवाज आई। पहले तो मैं साकित खड़ी रही, फिर मैं गाड़ी की तरफ दौड़ी और अंदर बैठकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। मेरा हाल खौफ से बहुत बुरा था। मोबाइल उठाया तो उसमें सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स का ऑप्शन था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। रात के तकरीबन 9 बजने वाले थे जब सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया जो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के करीब आ रहा था। वो तकरीबन 6 फुट 6 इंच का आदमी था, जिसने मिलटी हुई सफेद कमीज और वैसी ही मिलटी सफेद धोती पहनी हुई थी। सर पर भी सफेद पगड़ी पहनी हुई थी और उसने अपने जानात उठाई हुई थी। वो हैरत से गाड़ी को देखता हुआ करीब आ रहा था। फिर मैं जल्दी से गाड़ी से निकली और उसके सामने आकर जल्दी बोली, चच्चा, मैं एनजीओ से हूँ और आपके गांव आई थी। वापस जाने पर गाड़ी खराब हो गई है। चच्चा खामोशी और हैरत से मेरा चेहरा देखता रहा, फिर सिर्फ एक लफ्ज बोला, अच्छा, और फिर दोबारा खामोश हो गया और अपनी नजरें मुझ पर जमाए रखा। उसकी खामोशी के अंदाज ने छोटे कमजोर चेहरे पर बड़ी मूंछें और गहरी स्याह रंगत ने मुझे खौफजदा कर दिया था। काफी देर खामोश रहने के बाद वो बोला, यहाँ बहुत से गीदड़ और सुअर है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहते हो? उसके घर का सुनकर मुझे कुछ सुकून मिला कि वहां भी कोई औरतें होंगी और मैं यहाँ से उसके घर में महफूज रहूंगी। वैसे भी मैं इस गर्मी में गाड़ी के अंदर शीशे बंद करके नहीं बैठ सकती थी, और अगर बैठ भी जाती तो बिल्कुल महफूज नहीं थी, क्योंकि कुछ देर पहले मैं खुद एक खतरनाक जानवर देख चुकी थी। मैंने गाड़ी से अपना हैंडबैग और मोबाइल उठाकर उसके पीछे ये चलना शुरू कर दिया। वो कुछ देर इस गांव की सड़क पर चलते हुए दाईं तरफ एक पगडंडी पर चलने लगा। वो खामोशी से चल रहा था और मैं उसके पीछे चल रही थी। जब मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर जगह दिखाई तो उसने फौरन कहा, इसे बंद करो। मैंने फौरन टॉर्च बंद कर दी और ये उस गहरे अंधेरे मास्क के पीछे चुपचाप चलती रही। आधे घंटे बाद दरख्तों के एक छोटे से झुरमट के पास एक कच्चे घर के दरवाजे पर रुककर उसने दरवाजे की लगाई हुई खिड़की खोली। ये 2 तख्तों वाला लकड़ी का दरवाजा था, जिसके एक तख्ते के साथ जंजीर वाली लॉक लगी हुई थी। 4 फीट ऊंची उस छोटी 4 दीवारी वाले घर में गहरा अंधेरा था और यहाँ किसी की मौजूदगी के कोई आसार नहीं थे। वो एक अकेले कच्चे कमरे की तरफ गया जो एक कोने में बना हुआ था। जेब से चाबी निकाली और लॉक खोलकर उस दरवाजे के दोनों ताला खोले, फिर अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद उस छोटे कच्चे कमरे में तेज रोशनी फैल गई जो आंखों को चब रही थी। कमरे के एक तरफ मोटी सख्त बांस की बनी एक पुरानी चारपाई पड़ी थी, जिस पर एक छोटा मैला तकिया रखा था। दूसरी तरफ शायद गंदम के कुछ थैले और बर्तन बिखरे हुए थे। मैंने गिलास साफ करते हुए पूछा, चच्चा, आपके घर कोई नहीं रहता?
वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मेरी बीवी मर गई है 10 साल पहले। मैं समझ गई कि उसकी बीवी 10 साल पहले फौत हो चुकी थी। सराइकी समझना कुछ इसलिए भी आसान था कि पेशावर में हमारे बहुत से मोहल्लादार हिंदू बोलते थे। मैं कमरे से बाहर दरवाजे के पास खड़ी आने वाली घड़ियों के बारे में सोच रही थी और इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रही थी कि चाचा ने कहा, आ जाओ खाना खा लो। तो मैं कमरे में अंदर गई और चारपाई पर बैठ गई। चाचा ने बर्तनों में से एक बड़ी प्लेट उठाई और एक लाए गए शापर से पके हुए चावल निकाले, शापर प्लेट में डाले और प्लेट मेरे साथ चारपाई पर रख दी। शापर बाहर फेंका और मेरे साथ चारपाई पर बैठते हुए प्लेट मेरी तरफ करते हुए बोले। मैं सर झुकाए खामोश बैठी थी और मेरा बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, खास तौर पर इस माहौल में खाना। चाचा ने दूसरी बार मेरा हाथ प्लेट की तरफ किया और खाने का इशारा किया और मेरे इनकार पर वो एक बार फिर अच्छा कहकर चावल खाने लगा। चाचा ने थोड़े से चावल खाए, फिर प्लेट को साइड में रखकर कपड़े से ढांप दिया और मेरे साथ बैठ गया। काफी देर बातें करने के बाद चाचा ने कहा कि तुम अब सो जाओ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ये कहकर वो दूसरी चारपाई पर जाकर सो गया। मैं समझ चुकी थी कि मैं अब यहां फंस चुकी हूं और यहां से जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि गाड़ी भी खराब है। अब मैं आंखें बंद करके गहरी सोचों में डूब गई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। चाचा ने भी आंखें बंद कर ली थी और कुछ देर बाद उसके खराटों की आवाज गूंजने लगी थी। काफी देर बाद मैंने आंखें खोलकर दरवाजे से बाहर देखा तो तारीकी काफी हद तक खत्म हो चुकी थी और आसमान रोशन होना शुरू हो गया था, यानी सुबह हो चुकी थी और मैं यहां से जाने का सोचने लगी। लेकिन मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मेरी गाड़ी किस तरफ खड़ी है, क्योंकि मैं यहां चाचा के साथ अंधेरे में आई थी और मुझे ना तो रास्ते का पता था